Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain phenomenon of guttation. इस प्रस्तुतिकरण में मैं बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा. Guttation is the exudation of water droplets from the margins and tips of the leaves. बिंदु स्त्राव पर्ण के किनारों से या पर्ण शीर्ष से जल की बूंदों के स्त्राव को कहा जाता है. यानी पर्ण के किनारों से या पर्ण के शीर्ष भाग से जल की बूंदों का स्त्रवण होता है. जल की बूंदों के इस स्त्रवण को ही बिंदु स्त्राव या गटेशन कहा जाता है. द एक्सुडेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल ग्लैंड्स नोन एज हाइडेथ्रोड्स. यह स्त्रवण एक विशेष प्रकार की ग्रंथि द्वारा होता है. इन ग्रंथियों को जलरंध्र या हाइडेथ्रोड कहा जाता है. Hydatodes are in fact modified stomata located at the ends of veins. जल रंध्र रूपांतरित रंध्र के समान संरचनाएं हैं जो कि पर्ण की शिराओं के किनारों पर उपस्थित होती हैं. यानी जहां शिराएं समाप्त होती हैं, वेन्स समाप्त होती है, वहां यह जल रंध्र स्थित होते हैं. Guttation was first studied by Burgess-Steen in 1887. बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन बर्जर-स्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और गटेशन नाम भी उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया. द नेम गटेशन हैज आल्सो बीन गिवन बाय बर्जर-स्टीन. द प्रोसेस ऑफ गटेशन अकर्स ड्यू टू रूट प्रेशर. बिंदु स्त्राव की जो क्रिया है वह मूल दाब के कारण होती है. मूल दाब के बारे में हम पहले जल के अवशोषण में पढ़ चुके हैं कि जब जाइलम में एक धनात्मक दाब जल के सक्रिय अवशोषण के कारण निर्मित हो जाता है तो उसे मूल दाब कहा जाता है. रूट प्रेशर इज ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which develops in xylem due to active absorption of water by roots. So this root pressure is responsible for phenomenon of guttation. यही मूल दाब बिंदु स्त्राव की क्रिया के लिए भी उत्तरदायी होता है. The quantity of exudate is 1 to 200 ml per day. बिंदु स्त्राव के द्वारा जो जल स्त्रवित होता है उसकी मात्रा अलग अलग पादपों में भिन्न होती है जो 1 से लेकर 200 मिलीलीटर प्रतिदिन तक हो सकती है. The exudate secreted through guttation is a solution. बिंदु स्त्राव के द्वारा जो द्रव स्त्रवित होता है वह एक विलयन होता है, अर्थात शुद्ध जल नहीं होता, एक विलयन होता है. इट इज नॉट प्योर वाटर, इट इज ए सॉल्यूशन. इट इज स्लाइटली एसिडिक. यह हल्का सा अम्लीय होता है. इट कंटेन्स मैनी मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. और इसके अंदर अनेक खनिज तत्व और लवण उपस्थित होते हैं. उदाहरण के लिए नाइट्रेट या सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, एल्युमिनियम, क्लोराइड आदि के लवण इसमें उपस्थित होते हैं. It also contains hexoses, that is hexose sugars, or organic acids like succinic acid, malic acid, etc., or vitamins, and even enzymes like catalase, amylase, and peroxidase are present in gutted liquid. इसके अलावा इसमें हेक्सोज शर्कराएं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि उपस्थित हो सकती हैं. कार्बनिक अम्ल भी उपस्थित हो सकते हैं जैसे सक्सिनिक अम्ल, मैलिक अम्ल आदि. विटामिन भी पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स भी उपस्थित हो सकते हैं जैसे कैटेलेज, अमाइलेज, पेरोक्सीडेज कुछ एंजाइम है जो कि गटेशन द्वारा स्त्रवित द्रव में उपस्थित होते हैं. गटेशन occurs when transpiration is slow and rate of absorption of water is high. बिंदु स्त्राव की क्रिया तब होती है जब मूल दाब निर्मित होता है. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं. गटेशन occurs due to root pressure, and as we have already studied, root pressure develops when rate of transpiration is slow and rate of water absorption is high or plant is actively absorbing water. मूल दाब तब निर्मित होता है जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी होती है और जल के अवशोषण की दर उच्च होती है और जल का सक्रिय अवशोषण होता है. So these conditions are found in humid environment when ample water is present in the soil. यह परिस्थितियां तब निर्मित होती है या
एक नम वातावरण में निर्मित होती है। वातावरण में जब नमी अधिक होती है तथा मृदा में प्रचुर मात्रा में जल उपस्थित होता है। तो इन परिस्थितियों में मूल दाब का निर्माण होता है। These conditions results in development of root pressure and as a result of root pressure गटेशन takes place। और इसी मूल दाब के कारण बिंदु स्त्राव की क्रिया संपन्न होती है। The process usually occurs when hot days are followed by cool nights in humid environment। सामान्यतः यह तब होता है जब दिन गर्म होते हैं और उस दिन के पश्चात जो रातें होती है वो तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है और वातावरण में नमी अधिक होती है, वातावरण नम होता है। ऐसी परिस्थितियों में बिंदु स्त्राव की क्रिया संपन्न होती है। The phenomenon of guttation is not universal। बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया सार्वत्रिक नहीं है, अर्थात यह सभी पादपों में नहीं पाई जाती है। It mainly occurs in herbaceous plants। यह मुख्य रूप से शाकीय पादपों में पाई जाने वाली क्रिया है। उदाहरण के लिए कुछ पादप जिनमें यह क्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है वो है the common plants in which guttation occurs are garden nasturtium, Lycopersicum esculentum और टोमेटो टमाटर, Vitis vinifera और ग्रेप अंगूर, Colocasia esculenta is called taro, Impatiens balsamia या बालसम, तथा यह घासों में जो कि पोएसी कुल के पादप हैं और कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में भी सामान्य रूप से पाई जाती है। The guttation commonly also occurs in members of family Poaceae, that is grasses, and also members of Cucurbitaceae family. The conditions that decrease root pressure, such as cold, dry, aerated soils bring down the guttation rate। ऐसी परिस्थितियां जो मूल दाब को कम करती है वह बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया को भी कम करती है, उसकी दर को कम करती है। उदाहरण के लिए ठंडी मृदा हो या शुष्क मृदा हो, शुष्क और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाली मृदा हो, एरेटेड सॉइल्स हो, तो इनके अंदर सामान्यतः मूल दाब का निर्माण नहीं होता और बिंदु स्त्राव की क्रिया भी नहीं होती। The mineral deficiency also reduces guttation rate। मृदा में यदि खनिज तत्वों की कमी हो तो ऐसे स्थिति में भी बिंदु स्त्राव की क्रिया धीमे हो जाती है या बंद हो जाती है। The phenomenon of guttation does not have any known role in physiology of the plants। बिंदु स्त्राव की क्रिया के लिए बिंदु स्त्राव की क्रिया का पादप की कार्यकी में कोई योगदान या महत्व अभी तक ज्ञात नहीं है। Now structure of hydrothodes, as I have explained that guttation takes place through special structures or water pores which are known as hydrothodes। बिंदु स्त्राव की क्रिया विशेष प्रकार के रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है जिन्हें जल रंध्र या हाइड्रोथोड कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्रोथोड्स, जल रंध्रों की संरचना। Hydrothodes are made up of a group of living thin-walled parenchymatous cells which enclose vascular bundle endings or endings of vascular bundles, and these cells contain numerous intercellular spaces which are filled with water। Hydrothodes सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यह सजीव कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती हैं, मृदु तकीय होती हैं और संवहन फूलों के जो अंतिम सिरे होते हैं वह इन कोशिकाओं के बीच में उपस्थित होते हैं, या संवहन फूलों के या शिराओं के अंतिम सिरों को इन कोशिकाओं के द्वारा घेर कर रखा जाता है। इन कोशिकाओं में अनेक अंतरकोशिकीय स्थल उपस्थित होते हैं जो कि जल से भरे रहते हैं। These parenchyma cells constitute a tissue called epitheme। तो इन मृदुतकी कोशिकाओं के द्वारा जो ऊतक का निर्माण होता है उस ऊतक को एपिथेम कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से epithem is the tissue which forms hydrothodes। हम ये कह सकते हैं कि epithem वह ऊतक है जिनके द्वारा जल रंध्र का निर्माण होता है, या epithem ऊतक जल रंध्र में पाया जाता है। The epithem cells have only few or no chloroplasts। epithem कोशिकाओं में या तो हरित लवक पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं या केवल कुछ ही हरित लवक पाए जाते हैं, कम संख्या में पाए जाते हैं। तो this is structure of a hydrothode। These hydrothodes are present on the margins of the leaves। यह जल रंध्र पर्ण के किनारों पर उपस्थित होते हैं। विस्तृत संरचना इस चित्र में प्रदर्शित की गई है। यह जो ऊतक है यह ऊतक एपिथेम टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ पर यह कोशिकाएं जो जल रंध्र का निर्माण करती हैं यह सजीव पतली भित्ति वाली मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जो एपिथेम ऊतक का निर्माण करती है। इनके बीच में बड़े अंतरकोशिकीय स्थल या इंटरसेलुलर स्पेसेस उपस्थित होते हैं और इन अंतरकोशिकीय स्थलों में जल भी भरा हुआ होता है।
और इन कोशिकाओं में हरित लवक सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं या कम संख्या में पाए जाते हैं। The epithelium cells open out into one or more subepidermal chambers containing air or water. यह जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वह एक चैम्बर में या कोष्ठक में खुलती है जिसमें या तो वायु उपस्थित होती है या जल उपस्थित होता है। तो दिस इज द एयर चैम्बर इन विच दीज एपिथेलियम सेल्स ओपन. These chambers communicate with the exterior through an open water stoma or open pore in leaf epidermis. यह जो एयर चैम्बर्स होते हैं यह पर्ण के बाहर की ओर खुलते हैं एक रंध्र के द्वारा। इसी रंध्र को जल रंध्र कहा जाता है या छिद्र कहा जाता है जो कि पर्ण की अधिचर्म में उपस्थित होता है। तो हियर दिस इज द वाटर पोर और हाइडेथोड which opens in a subepidermal air chamber and which is surrounded by epithelium cells. तो यह जलरंध्र है। जलरंध्र भीतर की ओर एक कोष्ठक या एयर चैम्बर में खुलता है जिसमें वायु या जल भरा हुआ रहता है और यह एयर चैम्बर एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ रहता है। The water stoma structurally resembles to an ordinary stoma but is usually larger and has lost the power of movement. That is, it always remains open. जो जल रंध्र है वह संरचनात्मक दृष्टि से एक सामान्य रंध्र के समान ही होता है, जैसे कि इसमें भी द्वार कोशिका उपस्थित होती है, द्वार कोशिका के द्वारा निर्मित होता है, लेकिन यह सामान्यतः आकार में सामान्य रंध्र से बड़ा होता है, लार्जर इन साइज, एंड इट डज नॉट हैव पावर ऑफ मूवमेंट. इसमें रंध्र गति नहीं पाई जाती, अर्थात यह रंध्र स्टोमेटल मूवमेंट प्रदर्शित नहीं करता, रंध्र गति प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात खुलने और बंद होने की क्रिया नहीं होती. इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं यह रंध्र ऐसे रंध्र है जो सदैव खुले ही रहते हैं. So below the epithelium or between these epithelium cells are present endings of vascular bundles. So these are vascular bundle or xylem और ends of veins. यह शिराओं के अंतिम सिरे हैं जहां xylem उपस्थित है. तो जब मूल दाब निर्मित होता है तो इन जाइलम के सिरों से मूल दाब के कारण जल बाहर निकलता है. यह जल इन एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थलों से होता हुआ अल्टीमेटली वाटर चैम्बर तक या एयर चैम्बर तक आ जाता है और यहाँ से फिर जल रंध्र के द्वारा इसको बाहर स्त्रवित कर दिया जाता है. तो इस प्रकार से बिंदु स्त्राव की क्रिया संपन्न होती है. So in between the epithelium cells are present the endings of the veins or xylem tracheids and vessels. When root pressure is high, then water is secreted from these xylem vessels and tracheids. This water enters into the intercellular spaces present between the epithelium cells. From there, this water accumulates in the air or water chamber, and from there it is secreted outside through hydatodes or water stoma. So this is how guttation takes place. हेबरलैंड has reported two types of hydatodes in plants. हेबरलैंड नामक वैज्ञानिक ने पादपों में दो प्रकार के जल रंध्रों के बारे में बताया कि जल रंध्र दो प्रकार के होते हैं. These are passive or epithelium hydatodes and active hydatodes. तो पहला निष्क्रिय या एपिथेलियम जल रंध्र. यह जिस जल रंध्र की बात संरचना की बात हमने ऊपर की है यह वस्तुतः एपिथेलियम हाइड्रोथोड्स ही हैं जिन्हें निष्क्रिय जल रंध्र भी कहा जाता है. निष्क्रिय जल रंध्र ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें एपिथेलियम कोशिकाओं का कोई योगदान जल के स्त्रवण या सेक्रेशन में नहीं होता. These epithelium hydrathodes are called passive hydrathodes because here epithelium cells does not have any role in secretion of solution or exudate which comes out from hydathode. So therefore these are called as passive or epithelium hydrathodes. यहाँ पर जो जल का स्त्रवण होता है वह जल वस्तुतः जाइलम वाहिकाओं या वाहिनिकाओं से स्त्रवित होने वाला जल है जो केवल एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच से होता हुआ जल रंध्र के द्वारा बाहर स्त्रवित कर दिया जाता है. The second type of hydrathodes are called active hydrathodes. दूसरे प्रकार के जल रंध्रों को सक्रिय जल रंध्र कहा जाता है. They exude water or solution due to the force developed within the cells themselves. इनसे जो जल का स्त्रवण होता है वह इन कोशिकाओं में यानी रंध्र के आसपास समीप जो कोशिकाएं स्थित होती है उन्हीं में निर्मित होने वाले किसी बल या दबाव के कारण होता है. तो चूंकि इन कोशिकाओं के द्वारा इस प्रकार के जल रंध्रों में स्वयं कोशिकाओं की क्रिया के द्वारा जल का स्त्रवण या विलयन का स्त्रवण होता है, इस कारण से इन हाइड्रोथोड्स को सक्रिय हाइड्रोथोड या एक्टिव हाइड्रोथोड कहा जाता है. These do not have any connection with vascular bundles. इनका
संवहन फूलों के साथ कोई संबंध नहीं होता, अर्थात जो जल स्त्रवित होता है वह इन कोशिकाओं के भीतर से ही, कोशिकाओं की क्रिया के द्वारा ही स्त्रवित होता है। Secreted by active hydrophores comes from the cells which constitute hydrophores. It does not come from vascular bundles, and therefore these are known as active hydrophores. Then there is a process known as bleeding. एक और क्रिया है जिसे स्त्रवण कहा जाता है. It is exudation of sap or watery solution from the cut or injured part of the plant. जब पादप के किसी क्षतिग्रस्त भाग से या कटे हुए भाग से रस का या जलीय विलयन का स्त्रवण होता है तो इस क्रिया को ब्लीडिंग या स्त्रवण कहा जाता है। यह क्रिया अनेक पादपों में देखने को मिलती है, उदाहरण के लिए अगेव या रामबांस में, एसर में, वाइटिस में, बिटूला में, कैरियोटा यूरेंस जिसका सामान्य नाम टोडी पाम भी है, इन सभी पादपों में रस स्त्रवण या ब्लीडिंग सामान्य रूप से देखने को मिलती है। इन टोडी पाम द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी अप टू 50 लीटर्स पर डे। टोडी पाम के अंदर स्त्रवण के द्वारा जो रस स्त्रवित होता है उसकी मात्रा एक दिन में 50 लीटर तक भी हो सकती है। इट अकर्स ड्यू टू रूट प्रेशर। स्त्रवण की क्रिया भी मूल दाब के कारण ही होता है। whenever a plant is injured or some part of plant is cut and at that time if ample root pressure is present, यदि किसी पादप का कोई भाग कट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है और यदि उस समय मूल दाब उपस्थित है तो ऐसे स्थिति में यह रस स्त्रवित होता है। अंडर दिस कंडीशन द सैप कम्स आउट फ्रॉम इंजर्ड और कट प्लांट पार्ट ड्यू टू रूट प्रेशर एंड दिस इज नोन एज ब्लीडिंग। यह फ्लोएम प्रेशर के कारण भी हो सकता है। फ्लोएम जो कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है उसमें भी यदि दाब उपस्थित होता है तो वह भी रस स्त्रवण का कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कई बार जाइलम में स्थानीय स्तर पर भी कोई दबाव निर्मित हो जाता है, उसके फलस्वरूप भी स्त्रवण की क्रिया हो सकती है। ब्लीडिंग के द्वारा जो रस स्त्रवित होता है उसमें लेटेक्स, रेजिन आदि उपस्थित हो सकते हैं। द एक्सुडेट which comes due to bleeding may contain latex, resin, etc. So this is all about process of guttation and bleeding. In next presentation, I will discuss differences between transpiration and guttation. Thanks for watching.